गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोग लेक्चर कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 1 करंट अफेयर्स का। इसके अंदर कुछ पोर्शन है जो हमारा बचा हुआ है, जो हमने चैप्टर के बीच में से स्टार्ट नहीं किया था, मिसलेनियस पार्ट, उसको कंप्लीट करेंगे आज। तो आप आ जाइए पेज नंबर 29 के ऊपर। ओलंपिक गेम्स वाला पोर्शन है। ओलंपिक गेम्स के अंदर इसने नीचे 5 सब हेडिंग्स बनाई हुई है। ये वाला पोर्शन आप लोग सेल्फ करोगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ यही पोर्शन सेल्फ करोगे, जिसके अंदर आएगा आपके पास समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कपिल देव और पीवी सिंधु। इसके अंदर है क्या क्या, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये जो गेम्स है, एक तो समर गेम्स में क्या होता है, कौन ऑर्गेनाइज करेगा इस टाइम पर, और किस किस टाइप्स की गेम्स होंगी। विंटर गेम्स क्या होता है, कौन से कंट्री ने इस बार जीता है टॉस, कहाँ कहाँ पे ओलंपिक्स अपने होंगे। खेलो इंडिया में बोलता है कि हमारा इंडिया खेलना भूल गया, तो खेलो इंडिया मतलब प्रमोट करा है गेम्स को, तो उस चीज़ के लिए बनाया गया था खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम्स। जैसे आजकल स्टेट लेवल पे भी छोटी छोटी मैराथन कराते हैं, दिल्ली में होती रहती है। उसके बाद है अपने पास कपिल देव का। कपिल देव को चांसलर अपॉइंट किया गया है राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। चांसलर होता है वो बंदा जो गवर्निंग के लिए लाइबल होता है कि सब तरीके का सारे काम जो है अच्छे तरीके से हो, सही तरीके से हो, उस चीज़ के लिए वो लाइबल होता है, तो उनको चांसलर अपॉइंट किया गया है राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। आगे है पीवी सिंधु वॉन गोल्ड। पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता था 2019 VW वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ठीक है जी, इसको एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेना, कौन कौन से गोल्ड आए थे, ब्रॉन्ज था, सिल्वर था, कब कब इन्होंने क्या क्या जीता, थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ दिया होगा। हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के साथ, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेजेस में ये हमें सिर्फ इतना बताएगा कि हमारे जो इंडिया है यहाँ पर कितनी लैंग्वेजेस चल रही हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी लैंग्वेजेस चल रही हैं, टॉप मोस्ट लैंग्वेजेस कौन सी हैं। अच्छा, आज से अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश। यहाँ पर ना एक लिस्ट निकलती है, जो ये लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं एथनोलॉजिस्ट। तो एथनोलॉजिस्ट जो है एक स्टडी करते रहते हैं कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा फेमस है और कौन सी नहीं है, तो उनकी लिस्ट निकलती है, हर साल निकलती है। तो उसमें आती है टॉप 10 मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस। तो हमारी जो हिंदी है ना, वो नंबर 3rd पोजीशन पे है, मतलब हिंदी में। सेकंड पे है चाइनीज़ और फर्स्ट पे है इंग्लिश। इंग्लिश, चाइनीज़ और अपनी हिंदी। लास्ट टू लास्ट ईयर वो थी 4th लैंग्वेज, 4th पोजीशन पे, यानी कि 3rd to 5th में अभी तक मूव हो रही है। हो सकता है फर्स्ट भी आ जाए, जैसे जैसे मोदी जी जा रहे हैं। तो यहाँ पर है लैंग्वेजेस। तो अभी बता रहा है कि पूरे वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो ये बोलता है अराउंड 7,111 लैंग्वेज, यानी कि 7,111 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो अभी पूरे इंडिया में करंटली बोली जा रही है। एंड जस्ट 23 लैंग्वेजेस अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। और जो 23 लैंग्वेजेस है ना, ये बड़ी फेमस हो चुकी हैं, जो लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमें मिल जाएंगी बोलती हुई। जैसे इंग्लिश होगी, चाइनीज़ होगी, स्पेनिश होगी, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, ये काफ़ी फेमस है, वाइडली सर्कुलेटेड है। तो ये बोलते हैं कि इंडियन की लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो आपको पता है लैंग्वेजेस भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होती है। आपने जब सर के साथ किया होगा, कुछ सर ने बताया होगा कि स्टेट्स और सेंट्रल को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉर्म किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि ये स्टेट होने चाहिए, ये सेंटर होने चाहिए, तो वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन पावर भी देता है कि हर स्टेट चाहे तो अपने लिए एक स्पेशल लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है। अगर स्पेशल लैंग्वेज नहीं है तो हिंदी को यूज़ कर ले। अब कौन सा स्टेट क्या लैंग्वेज बोलेगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बोलते हैं ना कि इनकी लैंग्वेज तो ये है, उनकी लैंग्वेज ये है, वो उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। सो यहाँ पर बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 345 डील करता है इस चीज़ के साथ। आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि हर एक स्टेट को राइट है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ करने का। याद है बचपन में कितनी लैंग्वेजेस ऑफिशियल थी? वो आता था हिंदी में, जैसे देवनागरी लिपि आती थी, फिर कुछ लैंग्वेजेस के नाम आते थे। 22 थी। चलो जी, तो सब्जेक्ट्स टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल, चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल 346 एंड 347 बोलता है कि लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन द यूज इन द स्टेट्स एज और हिंदी एज द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पज ऑफ दैट स्टेट। बोलता है कि कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हो, कोई और लैंग्वेज नहीं करनी तो आप हिंदी को यूज़ कर सकते हो, हिंदी नहीं तो कोई और जो आपने अडॉप्ट किया उसको आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हो। जैसे कि तमिलनाडु साइड में तमिल लैंग्वेज ज़्यादा चलती है, पंजाब साइड में पंजाबी चल रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे ऑफिशियल पेपर भी पंजाबी में टाइप हो। अगर वो चाहें तो हिंदी या फिर इंग्लिश को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल है, हिंदी तो हमारा कॉमन बना हुआ है और उसके बाद वो स्टेट वाले अपनी रीजनल लैंग्वेज में डालते हैं बाकी चीज़ें। जैसे अपने दिल्ली हरियाणा में कौन सी लैंग्वेज चलती है? हिंदी और इंग्लिश दोनों चलती हैं।
स्टेट ने अपनी लैंग्वेज को हिंदी बोला है और इंग्लिश जो है वो मोस्ट सर्कुलेटेड लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश को हम साथ में यूज़ करते हैं। आप आगे जब भी पढ़ोगे किसी भी लॉ के अंदर तो कोई भी जो नोटिफिकेशन जाएगा ना तो वो एक तो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश तो पक्का जाएगा ही जाएगा क्योंकि इंग्लिश सबको पढ़नी आती है। दूसरा जाता है आपकी वर्नैक्युलर लैंग्वेज में। वर्नैक्युलर होता है रीजनल लैंग्वेज, जिस एरिया में रहते हो उस एरिया की लैंग्वेज। हो सकता है कि आप महाराष्ट्र में रहते हो, सबको मराठी आती है और कोई लैंग्वेज ही नहीं आती तो मराठी में पब्लिश करा दो। इस तरह से लैंग्वेज आप डिसाइड कर सकते हो। provided that until legislature of state otherwise provides by law the English language shall continue to be used for the official purpose। ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने अडॉप्ट किया 1947 के बाद, उससे पहले कई कई स्टेट्स हैं ना जहाँ पर इंग्लिश यूज़ करते थे, वहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा क्या? तो ये बोलता है कि नहीं, वहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ से हमें फ्रीडम मिला इंग्लिश को कंटिन्यू करने का, तो हम लोगों ने इंग्लिश को ही कंटिन्यू करना स्टार्ट किया था। 346 बात करता है, आर्टिकल 346 से जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, कि दो स्टेट आपस में किस लैंग्वेज में बात करेंगे। सपोज एक महाराष्ट्र एक तमिल है, दोनों को बात करनी थी, एक मराठी बोले जा रहा है और एक तमिल बोले जा रहा है, बात ही नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे की, तो कौन सा बैरियर आएगा यहाँ पे? लैंग्वेज बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर तो है उसमें पर्टिकुलर टाइप, लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा यहाँ पे। तो लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए हमने इनको पावर दी कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन लैंग्वेज अपनी डिसाइड कर लो क्या हो सकती है। तो क्या बोलता है, लैंग्वेज फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड फॉर यूज इन द यूनियन फॉर ऑफिशियल पर्पज शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड द अनदर स्टेट एंड बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन, प्रोवाइडेड दैट इफ 2 or more state agrees that Hindi language should be the official language for communication between such state, that language may be used for such communication। यूनियन और स्टेट्स इनको आपस में बात करना हो या डिफरेंट स्टेट्स इनको आपस में बात करना हो, मिलकर कोई मर्जी लैंग्वेज डिसाइड कर लो। अगर आपस में डिसाइड करते कि हम तो हिंदी बोलेंगे तो हिंदी में बात कर लो, हमने तो परमिशन दी है, कुछ मर्जी डिसाइड आप कर सकते हो। आगे बोलता है, इसके अंदर जो लर्न करने वाला पॉइंट है ना, एक तो आपका आर्टिकल्स और एक कौन सी लैंग्वेज, ऐसी कोई पर्टिकुलर डिफाइंड लैंग्वेज नहीं है, जो लैंग्वेज वो डिसाइड करें उसी लैंग्वेज में वो बात कर सकती हैं, और हिंदी भी अलाउड है। आगे बोलते हैं, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 346 डील करता है कि ऑन डिमांड बीइंग मेड इन दैट बिहाफ द प्रेसिडेंट में, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट डिजायर्स द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज स्पोकन बाय देम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। अब जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर स्टेट में बहुत सारे मेजरली लोग एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं और वो उसको रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को अपील कर सकते हैं कि ये हमारी लैंग्वेज है जो अभी तक कहीं रिकॉग्नाइज नहीं है, कृपया आप इसे रिकॉग्नाइज करने की तकलीफ करें। अपनी लैंग्वेज को आप रिकॉग्नाइज करवा सकते हो। तो टाइम टू टाइम जितनी भी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हुई है, कहीं ना कहीं उनको रिकॉग्नाइज करवाया गया होगा, तब जाकर इन्होंने रिकॉग्नाइज किया उसको। तो बोलता है, डायरेक्ट दैट सच लैंग्वेज शैल ऑल्सो बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज थ्रू द स्टेट और एनी पार्ट देयरऑफ फॉर सच पर्पज एज ही में स्पेसिफाई। और जैसे ही लोगों ने बोला या फिर स्टेट ने एक अर्जी लगाई कि हमारी लैंग्वेज को आप रिकॉग्नाइज करो, और उसके बाद अगर वो रिकॉग्नाइज हो जाती है तो आप उसको ऑफिशियली भी यूज़ कर सकते हो। अभी तक हमारी हरियाणवी जो लैंग्वेज है वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं है? नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, बस उसको हम बोल देते हैं अपनी मर्जी से। चलिए जी, एज पर एथनोलॉग नंबर ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज लिस्टेड फॉर इंडिया इज़ 460। ये बोलता है कि अगर हम इथनोलॉग के बारे में बात करें, क्या बताया था मैंने, एथनोलॉग जो मैम लैंग्वेजेस इसको स्टडी करता है, लैंग्वेज की स्टडी के अकॉर्डिंग। सो हमारी इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं? अभी 460 लैंग्वेज हैं करंटली, ये लर्न करने वाली बात है। सो आउट ऑफ दीज, इन 460 में से 447 लैंग्वेज ऐसी हैं जो अभी भी जिंदा हैं। जिंदा है मतलब अभी भी बोली जा रही है, यानी कि कितनी मर गई? 13 लैंग्वेज जो है अब मर चुकी हैं। सो आर लिविंग एंड 13 आर एक्सटिंक्ट, 13 उसमें से चली गई हैं। अब बता रहा है इस 447 के बारे में। इस 447 में क्या है? ये बोलता है कि आउट ऑफ दिस लिविंग लैंग्वेजेस 419 आर इंडिजीनियस। इंडिजीनियस होता है जो हमारा खुद का हो, देसी हो, यानी कि हमारे प्राचीन काल से चलता आ रहा है, कल्चर से चलता आ रहा है। और जो 28 लैंग्वेजेस है वो कैसी है? नॉन इंडिजीनियस, यानी कि जो हमारी देसी नहीं है, जो हमने जोड़ तोड़ के बनाई है, कभी उर्दू कभी हिंदी मिला ली, कभी फारसी मिला ली, इस तरह की लैंग्वेज जोड़कर हमने बनाई है, वो नॉन इंडिजीनियस है। सो फर्दर मोर 64 आर इंस्टीट्यूशनल। 64 वो लैंग्वेज है जिसको अब हमने इंस्टीट्यूशनल बना दिया, यानी कि अब जिसको अच्छे से स्टडी करते हैं। उसके बाद 119 लैंग्वेज ऐसी हैं जो अभी रिकॉग्निशन की कगार पे हैं, यानी कि जो अभी अपने आप को प्रूव कर रही हैं, डेवलपिंग हैं। और 138 ऐसी हैं विगोरस। विगोरस का मतलब होता है आपका जिसके पास स्ट्रेंथ होती है, बहुत ताकतवर होता है जो। 138 लैंग्वेज उसमें से ऐसी है जिसने अपनी रिकॉग्निशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है।
ऑल्दो ये शेड्यूल्ड नहीं है, बट इन्होंने अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। 112 लैंग्वेज ऐसी हैं जो भी खतरे में हैं, जिनको लगभग लोगों ने बोलना बंद कर दिया है, और 14 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो बिल्कुल मरने की कगार पे, यानी कि वेंटिलेटर पे हैं। कोई एक आधा बंदा ही बोलता होगा ये लैंग्वेज, अब वो कोई नहीं बोलता। इतनी लैंग्वेजेस आई कहाँ से मैम? ये अलग अलग, जैसे अब इंडिया में क्या है, हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का आपको बंदा मिल जाएगा, तो वो यहाँ पर आते हैं, कुछ उनकी पुरानी होती है, कुछ अपनी होती है, उनको मिक्स कर देते हैं दो लैंग्वेजेस को, एक नई लैंग्वेजेस बन जाती है। कबीलेवासी होते थे, हर एक कबीले की अपनी अपनी लैंग्वेज होती थी। अब 29 तो स्टेट्स हैं अपने, तो 28 हो गया। 28 जो स्टेट्स हैं अपनी, तो उनकी अलग अलग लैंग्वेज है। क्या पता एक स्टेट में भी दो लैंग्वेज बोलने वाले हैं, जो आदि मानव के टाइम से आ रहे हैं, पता नहीं पहले तो कहाँ कहाँ रहते थे, कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो वहाँ से आई है। और ये जो 28 नॉन इंडिजीनियस हैं, इसके अंदर बहुत सारे तो फॉरेन लैंग्वेज मिलेगी जो अपनी कंट्री में बोलते हैं अपने। जैसे कि आजकल अपनी कंट्री में चाइनीज़, जापानीज़ और फ्रेंच, इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश में भी ब्रिटिश इंग्लिश, उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो वो पार्ट्स बन जाते हैं उसके। अपा जो बोलते हैं वो नॉर्मल इंग्लिश है, और जो फॉरेन में बोली जाती है वो ब्रिटिशर्स इंग्लिश ज़्यादा चलती है। अमेरिकन इंग्लिश भी होती है और ब्रिटिशर्स भी होती है। ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं हम लोग। चलें आगे। सो हिंदी इज़ वन ऑफ द मेन लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इज स्पोकन बाय अराउंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 40% जनता कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती है? हिंदी। अगर बोला जाए कि इंडिया के अंदर मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है, तो हिंदी का ही नाम आएगा, क्योंकि 40% जनता कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। हम भी इस 40% में आते हैं, ये हिसार वाले तो सारे इस 40% में आते होंगे। ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। हिसार, भिवानी सारे मिक्स हो गए, पूरे हरियाणा में। हाँ कह सकते हैं। हमारी हरियाणवी भी तो हिंदी से ही निकली है, बस उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की है हमने। और राजस्थान की जो राजस्थानी है वो भी हिंदी से निकली है, उसके साथ छेड़छाड़ की हुई है। सो आगे क्या बोलते हैं? इट बिलोंग्स टू इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। हिंदी कहाँ से आई है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का है, यानी कि इंडियन और यूरोपियन का जब इंडो यूरोप हमारा मर्ज हुआ था, तो उसमें इंडो आर्यन जो ब्रांच है वहाँ से हमारी हिंदी इवॉल्व हुई है। सो इट्स नेटिव लैंग्वेज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन हिल्दी बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कंप्राइजिंग। ये कौन कौन से एरिया में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ये कुछ नेटिव स्टेट्स हैं हमारे जहाँ पर हिंदी मोस्ट पॉपुलरली बोली जाती है। हिमाचल में हिंदी के अलावा और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? पहाड़ी, हिमाचली। चलो, इट इज़ स्पोकन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान बोलता है, मॉरिशियस, ट्रिनिदाद एंड सुरीनाम। ये कंट्रीज भी इस लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। कौन सी लैंग्वेज? ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हिंदी लैंग्वेज का है, इसे अंडरलाइन कर लेना, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है जी, चलो जी। और अगर लैंग्वेजेस के बारे में और सर्च करना हो तो आपकी ही बुक में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाओ, लैंग्वेजेस के बारे में काफ़ी कुछ सर्च कर सकते हो। और अगर आपको लगता है इतना इनफ है तो इतना भी इनफ है। चलो अब हमारा जो लैंग्वेज इन न्यूज़ है, मतलब लैंग्वेज के बारे में न्यूज़ में क्या क्या खबरें आती है, ये बोलते हैं सबसे पहले तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है 2020 को, यानी कि मनाया गया था 2020 में। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 21 फरवरी। इंटरनेशनल डे है टू सेलिब्रेट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब लैंग्वेज डाइवर्सिटी, अलग अलग लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। यूनेस्को हैज़ आइडेंटिफाइड ओवर 7000 लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड, मतलब 7000 लैंग्वेजेस है जो यूज़ होती हैं। तो और कैसे कैसे यूज़ होते हैं? लोग बोलते हैं या तो लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है किसी को कोई लैंग्वेज बोलनी आती और लिखनी ना आती हो, जैसे पंजाबी लैंग्वेज, और चलो ठीक है, एक काफ़ी है। और ऐसा भी हो सकता है किसी को पढ़नी आती हो और लिखनी ना आती हो, ऐसा रेयर होता है। अक्षर की तो पहचान हो ही जाएगी। अक्षर पहचान होगी तो आप लिख भी सकते हो। ऐसा हो सकता है कि अक्षर देख सकते हो और फिर बोलने ना आते हो, मतलब समझने आते हो, लिखने आते हो। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। समझने भी आते हैं, लिखने भी आते हैं। जैसे आपको पता है कि ये लैंग्वेज में एल है, ए है, एन है, जी, यू, ए, जी, ई, एस बोलना नहीं आता। हो सकता है मैम, नहीं होता है ऐसा। क्यों? बोलना नहीं आता। जितना को पता है कि एप्पल की स्पेलिंग A double P L E है, तो तो बोल भी दिया था, मैं बोल तो दिया।
आपको रीड करना आ जाता है, राइट करना आ जाता है, आप स्पीक भी। लैंग्वेजेस का ना सही से, एक मतलब- लैंग्वेजेस का एक फॉर्मेट चलता है। सबसे पहले आप सुनना सीखते हो, किसी भी लैंग्वेज को सीखना होता है सबसे पहले आप सुनना सीखते हो, सुनते ही आपको बोलना आ जाता है। जैसे ही बोलना आता है फिर आप उसकी पहचान करना सीखते हो, रीड करना, और रिटर्न तो सबसे लास्ट में आता है। तो यानी कि अगर आपको बोलना आता है, ज़रूरी नहीं आपको पढ़ना भी आता हो, पढ़ना आ गया तो लिखना आएगा ही आएगा, और लिखना आ गया तो आपको पूरी लैंग्वेज आ गई। ऐसा माना जाता है, बेस होता है किसी लैंग्वेज का। तो सुनना आना चाहिए ना। हाँ, सबसे पहले सुना करो, इसलिए मेरी बात, जब तक सुनोगे नहीं कुछ लिख नहीं पाओगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक और Cultural- कल्चरल Cultural organization, very good. So UNESCO has identified over 7,000 languages that are used in different countries across the world, and 21st mark has been marked to celebrate this multilingualism. तो 21 तारीख यानी कि 21 कौन सी 21 फरवरी को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं कि इतनी सारी लैंग्वेज हमारे वर्ल्ड में बोली जाती है, पूरी दुनिया में लैंग्वेज का भंडार है, भंडारा लगता है लैंग्वेज का। सो मल्टीलिंग्विज्म है। So MHRD also observed मातृभाषा दिवस on 21st Feb to highlight the linguistic diversity of our country. MHRD बोले तो अपनी कंट्री का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है जी। आगे बोलते हैं कि 2020 में हुआ क्या। द सेंट्रल थीम फॉर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020 इज लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर। मतलब आप बॉर्डर भूल जाओ कि ये उस देश की है, ये उस देश की है। अब सब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया एक दूसरे की लैंग्वेज को। अब हम लोग को भी अगर लैंग्वेज सीखने का मन हो तो ऐसा थोड़ी ना कि हम पाकिस्तानी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। बॉर्डर्स को भूल जाओ, सीख सकते हो। लैंग्वेज सीखने में क्या है, अभी जब बिजनेस भी कर रहे हो तो ये भी कर लो। चाइनीज़ नहीं सीख सकते हम, चाइना वालों को हम पसंद नहीं करते, ये चाइना में हम जा नहीं सकते इसलिए हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ऐसा कुछ नहीं है, अब बॉर्डर्स हट चुके हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। लैंग्वेज जिसको जहाँ से सीखनी हो वहाँ से सीख सकते हैं। So according to UNESCO, local cross-border languages can promote peaceful dialogue and help to preserve indigenous heritage. ये क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज जो है हमारी, वो हमारी इंडिजीनियस हेरिटेज यानी कि हमारी जो स्वदेशी विरासत है उसको मेंटेन करने में काम करती है। दूसरा जो क्रॉस बॉर्डर लैंग्वेज है वो हमें पीसफुल डायलॉग दे सकती है। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, कोई आपको अपनी ही लैंग्वेज बोलने वाला इंसान मिल जाता तो क्या मज़े आते हैं उससे बात करने में। मान लो आप हरियाणवी अच्छी बोलते, कोई और आपको हरियाणवी बोलने वाला मिल गया, बस वारे न्यारे हो गए। फिर तो वो भी हरियाणवी, तुम भी हरियाणवी लग गए बात करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो हम लोगों को दोनों लैंग्वेज सीखनी चाहिए, आनी चाहिए। वैसे भी लैंग्वेज सीखने से दिमाग बड़ा पड़ता है। इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, इसकी इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए क्या है। इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स कल्चरल हेरिटेज अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटी इन डाइवर्सिटी। विभिन्नता में एकता। पढ़ते आ रहे हो बचपन से कि वो तो ऐसे भी लिखवाते होंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, यूनाइटी इज़ द डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस वाले, बहुत सारे धर्म वाले लोग रहते हैं, उसके बाद भी हम लोग एक हैं। सो हमारे यहाँ पर क्या है, यूनाइटी इज़ द डाइवर्सिटी। प्रिंसिपल एंड लैंग्वेज इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस। तो यहाँ पर लैंग्वेज भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे कोई भी लैंग्वेज बोले हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उर्दू बोलने वाले हमारे देश में नहीं रह सकते, रह सकते हैं। सो इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। ये 22 लैंग्वेज वो है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 1635 रैशनलाइज्ड मदर टंग। रैशनलाइज्ड होता है जो टाइम टू टाइम हम लोगों ने अडॉप्ट की होती है। वैसे रैशनलाइज बिहेवियर होता है इफ़ एंड बट्स चेक करके जो हमने बिहेवियर चेक किया। जैसे आप कोई काम करते हो तो आप उसके पहले अच्छी चीज़ें देखते हो, बुरी चीज़ें देखते हो, फिर फाइनल डिसीजन लेते हो कि ये काम करना है या नहीं करना। तो ऐसे 1635 ऐसी रैशनलाइज्ड मदर टंग है जो टाइम टू टाइम हमने अडॉप्ट की है। 234 कैसी लैंग्वेज है, आइडेंटिफाइबल, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001। 2001 में ये डाटा आया था, उसके बाद ऊपर नीचे कुछ हुआ होगा, हमें नहीं पढ़ना। आगे है दिस मेक्स इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे स्पेशली सिग्निफिकेंट इन द इंडियन कंटेक्स्ट। अब हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है तो ये जो इवेंट है 21 फेब वाला, ये हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। So language without border, it gives the diverse linguistic heritage of India to showcase its strength of how it has managed so many languages within the same geographic बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स हमारे लिए तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडिया वो ऐसी कंट्री है जिसने इतनी मल्टी लैंग्वेजेस को एक साथ अपनी एक ही कंट्री के अंदर मैनेज किया है और इतने सालों से करता आ रहा है। तो एंड यूज़ इट एज अ टूल टू फैसिलिटेट डायलॉग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लैंग्वेजेस को अपना हिस्सा बनाते हैं, लैंग्वेजेस में बात करते हैं ताकि हमारी जो बातें हैं वो झगड़े हैं रिजॉल्व हो जाए। नेशनल हिंदी दिवस, जो हमारा हिंदी दिवस है वो आने वाला है 14 सितंबर को मनाया जाएगा।
और 14 सितंबर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना हिंदी लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया था, इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी विच इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, पढ़ा था बचपन में जब हिंदी लैंग्वेज के बारे में। देवनागरी लिपि is one of the 22 scheduled language of the country. Hindi is one of the official language of the union government, with the other being English. Hindi दिवस is celebrated across the country by school through poems, stories, culture. होते थे स्कूल लेवल पे, ऐसा कोई फेस्टिवल आता था तो स्कूल में सबसे पहले बच्चों को तैयार किया जाता था, चलो भाई पोएम गाओ, डांस करो, सिंगिंग करो। तो आगे चलते हैं, इसमें लर्न करने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, ये जो तुम्हें आता ही है। According to the organized ethnologue, Hindi is the third most spoken language in the world. Latest डेटा ये हिंदी का, तुम गूगल सर्च करोगे ना सबसे पहले आएगा 2019 का, जिसमें 4th नंबर पे है। फिर भी हमारी लैंग्वेज बोलते हैं। हाँ, सीखते हैं, वो बोलते हैं हमारी लैंग्वेजेस को। चलो ये देखो ना, इंडिया के लोग कहाँ कहाँ जाकर सेटल्ड हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता उन्होंने सिर्फ इंग्लिश सीखी और किसी को हिंदी ना सिखाई हो, उन्होंने भी सिखाई होगी अपने दोस्तों को हिंदी, तो वो भी बोलना स्टार्ट किया, एक ने सीखी दूसरे को सिखाई, ऐसे धीरे 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 करते वो सर्कुलेट हो जाती है। और ब्रिटिशर्स तो कितना टाइम रह के गए हैं, तो वहाँ तो जानी जानी थी हिंदी। So the president of the country on this day represent the Rajya Sabha award in Delhi Vigyan Bhavan to those who have contributed immensely to the growth and promotion of the Hindi. राज्यसभा में उन लोगों को प्रमोट किया गया जो हिंदी को बढ़ावा देते हैं। हमारे मोदी जी बहुत बढ़ावा देते हैं हिंदी को, जहाँ जाते हैं हिंदी का प्रचार करके आते हैं। सो आगे क्या बोलते हैं, इंक्लूजन ऑफ नेपाली एंड संथली लैंग्वेज इन द स्कीम फॉर ग्रांट फॉर सीनियर जूनियर फेलोशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। इस लैंग्वेजेस को जूनियर क्लासेस में ऐड ऑन करने का सोच रहे हैं, नेपाली और संथली लैंग्वेजेस। हमारे बच्चों के लिए नहीं, लेकिन जो इस एरिया के बच्चे हैं उनके लिए। हमारे वालों को तो हिंदी सिखा दो ढंग से, वो बहुत है। सो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल, करंट है, informed that 2 languages, Nepali and Santhali, from 8th schedule of the Indian Constitution will be included in the subfield of field literature in scheme component award of senior junior fellowship to outstanding artist in the field of culture। तो ये बोलते हैं कि इस लैंग्वेज को भी पार्ट बनाना चाहिए हमारे लिटरेचर का। So the Ministry of the Culture regulates a scheme component, namely award of senior junior fellowship to outstanding artists in the field of culture. The nodal institute for handling the scheme of senior junior fellowship till selection process is the Center of Cultural Resources and Training। CCRT को इसका सेंटर हेड बनाया है कि वो चूज़ करेगा कि कैसे कैसे इसको आगे प्रमोट करना है द्वारका और गुजरात के अंदर। बोलते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग लैंग्वेज जो फर्स्ट स्टार्ट किया था 711 लिविंग लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड वाइड। पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ पपुआ न्यू गिनिया कंट्री इन द ओशियन टॉप्स द लिस्ट विथ 840 लिविंग लैंग्वेजेस। जो ये पैसिफिक आइलैंड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है एक ही उसमें स्टेट में, एक ही कंट्री में, तो वो 840 लैंग्वेजेस है, इसलिए हाईएस्ट है। नेशनल सिंबल्स कर लिए थे हमने। अब क्या पढ़ने हैं, अवार्ड्स भी कर लिए थे। अवार्ड्स में ये रहते हैं सम अदर इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है जी। अब कुछ अवार्ड्स हैं, इसमें से ज़्यादातर अवार्ड्स हमारे मोदी जी को मिले हैं। जो मोदी जी को मिले, क्यों मिले हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, क्यों घूमते रहते हैं वो, ताकि अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने, बायलेटरल ट्रीटीज़ बने। ट्रीटीज़ होती है जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई एग्रीमेंट करता है ना, उसको ट्रीटीज़ बोलते हैं। सो बोलते हैं कि फर्स्ट अवार्ड है द किंग हमाद ऑर्डर फॉर रिनेंसिस एंड ऑर्डर ऑफ जैयद अवार्ड। ऐसा एक अवार्ड मिला था, किसको, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला था। सो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बिन कन्फर्ड द किंग हमद अवार्ड फॉर ऑफ द रीनेंस बाय द बहरीन्स किंग हमद बिन ईसा बिन इस्लामन अल खलीफा। इन्होंने क्या किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक अवार्ड दिया था जिसका नाम है किंग हमद ऑर्डर ऑफ रिनेसेंस। एक ही व्यक्ति का नाम है वो। तो इन्होंने अवार्ड इसलिए दिया था क्योंकि हमारे जो मोदी जी हैं वहाँ पर गए थे, तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी इंडियन मिनिस्टर ने कोशिश की है कि उनके साथ हमारे जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो। सो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया क्या एफर्ट्स किसके, हमारे मोदी जी के, टू स्ट्रेंथन बायलेटरल रिलेशन विद द की गल्फ नेशन
ड्यूरिंग हिज विजिट टू द बहरीन इन अगस्त 2019। एशियन पैसिफिक की जो कंट्रीज़ होती हैं उनको गल्फ नेशंस बोलते हैं, तो वहाँ के एरिया में जो बहरीन एक एरिया नाम आता है, वहाँ के लोगों के साथ उन्होंने टाई अप किया था, गए थे वहाँ पर मीटिंग करके आए वहाँ के ऑफिशियल्स के साथ, तो उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने अवार्ड दे दिया और ये अवार्ड फिर हमारे सिलेबस में आ गया लर्न करने के लिए। अब वो जहाँ जहाँ जाएंगे वो हमारे सिलेबस में आता रहेगा। तभी कोविड आ गया। Narendra Modi, the first Indian Prime Minister to visit Bahrain to receive the honor. The King bestowed Bahrain Order First Class on PM Modi in recognition of his efforts to strengthen the bilateral relation with the Kingdom of Bahrain. इसमें जो लर्न करने वाला नाम है एक तो बंदा जिसने दिए हैं, यानी कि वहाँ के किंग का नाम बहरीन के, मोदी जी का नाम याद रह जाएगा और ऑर्डर का नाम किंग हमद ऑर्डर ऑफ रिनेंस। उसके बाद है अबू डाबू क्राउन प्रिंस, यानी कि अबू डाबू का जो प्रिंस था शेख मोहम्मद बिन जैयद अल नयान ऑल्सो ऑनर्ड पीएम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द ऑर्डर ऑफ जैयद। अब उन्होंने जैयद अवार्ड दिया उनको। ये क्या है, वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो उन्होंने दिया इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज पाइवटल रोल इन बिल्डिंग एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़। उन्होंने भी सेम ओपिनियन के साथ दिया था कि जो मोदी जी हैं वो कंट्रीज़ में घूम घूम कर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो अवार्ड मिलना चाहिए उन्हें। ठीक है जी, चलें आगे। आगे है हमारे पास ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड अपोस्टली इज अवार्डेड टू द प्रोमिनेंट स्टेट्समैन, द पब्लिक फिगर्स एंड दोज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ साइंस, कल्चर एंड आर्ट्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर एक्सेप्शनल सर्विसेज इन प्रमोटिंग प्रोस्पेरिटी एंड ग्लोरी ऑफ रशिया। सो इट्स अ रशियन अवार्ड जो कब दिया जाता है, जब कोई भी बंदा वहाँ की साइंस को, वहाँ के कल्चर को ज़िंदा रखता है या फिर उसको प्रमोट करने का काम करता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है। ये भी मोदी The order can be awarded to the foreign hands of the state for outstanding services. The Order of St. Andrew the Apostle is the highest order of Russian Federation. The foreign awardees of the award include the President of China, Xi Jinping, the President of Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, and the President of Republic of Azerbaijan, Gaidar Aliyev. तो इनको मिला था ये अवार्ड। ठीक है जी, अच्छे नाम है, बड़े अजीब से नाम है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो थोड़े से दिमाग में बैठ जाएंगे। ये चीज़ अच्छी है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा जो पेपर है वो MCQ है, वरना ये नाम याद करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, सो ये बोलते हैं कि जो अवार्ड सेरेमनी है वो ज़्यादातर कहाँ होती है, सेंट एंड्रयू हॉल में होती है, ग्रैंड कैमलिन प्लेस के ऊपर। The order was established in 1698 by Caesar Peter the Great in honor of Sant Andrew, the first apostle of Jesus and patron saint of Russia. ये जो पहला अवार्ड दिया था वो एक संत को दिया गया था, संत एंड्रयू, उन्हीं के नाम पे एंड्रयू का अवार्ड का नाम रख दिया। और वो क्यों दिया था, क्योंकि वो पहले फॉलोवर थे, फर्स्ट अपोस्टल मतलब पहले फॉलोवर थे जीसस के, और जो शांति बनाकर रखना चाहते थे रशिया के अंदर। So the PM Modi was honored with Russia's highest state decoration, the Order of St. Andrew the Apostle, in April 2019 for exceptional services in promoting special and privileged strategic partnership between Russia and India and friendly relationship between the Russian and the Indian peoples. तो हमारे मोदी जी ये अवार्ड भी लेकर आए हैं, सेंट एंड्रयू। चलो जी, आगे है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। ये मालदीव्स का है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विद द मालदीव्स हाईएस्ट ऑनर रूल ऑफ निशान इजुद्दीन ड्यूरिंग हिज 2-day विजिट टू द मालदीव्स इन द जून 2019। तो ये अवार्ड भी लेकर आए। इन रिकॉग्निशन ऑफ मैनी सर्विसेज ही हैज़ परफॉर्म टू सीमेंट टू द long standing amicable ties between the two countries and for the assistance Indian government continues to provide to the Maldives and the PM Modi's stewardship. The most honorable order of the distinguished rule of Nishan Izuddin is the Maldives highest honor according to the foreign dignitaries. ये भी वहाँ का highest award है, यानी कि किसी एरिया के जितने भी highest award है सारे ले आए। उसके बाद है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया था इनको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, ताकि वो जो ये काम कर रहे हैं, यानी कि जो मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, ये ढंग से करते रहें और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए रिकॉग्निशन के लिए इनको दिया गया था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। गोलकीपर क्या होता है? वो जो बॉल पकड़ते हैं, जो आपका गोल बचाता है, फाउल बचाता है भाई। ठीक है जी,
So the award was presented by Bill Gates to PM Modi in New York on September 25, 2019. Swachh Bharat Abhiyan or the Clean India Mission was one of the first ambitious projects that PM Modi launched in his term at the center in 2014. This award was recognized the progress India has made in providing safe sanitization under leadership. ठीक है जी, काम करें आगे। चलो आगे है नमस्ते ट्रम्प इवेंट। याद है पिछले साल ट्रम्प आए थे हमारी कंट्री में, ट्रम्प और ट्रम्प की फैमिली आई थी। तो 2020 तो ये बोलता है कि जो ये ट्रम्प जी आए थे 2020 में, उस टाइम पे ना हमारी कंट्री में वो उन्होंने गुजरात के दर्शन कराए थे सबसे पहले उन्हें। तो वहाँ पर एक अवार्ड रखा गया, फंक्शन रखा गया था जिसका नाम था नमस्ते ट्रम्प इवेंट। वो इसलिए रखा था उन्होंने ताकि वहाँ के जो गुजरात के जो लोग हैं उनसे मिलवा दें। मैं एक बार थोड़ा मोटा मोटा बता दूँ उसको, लाइन टू लाइन पढ़ाने की बजाय। वहाँ पर एक स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम, वहाँ पर ये इवेंट रखा गया। थोड़े बहुत कल्चरल फंक्शन हुए, 3-4 घंटे का प्रोग्राम चला और उन्होंने सबको मिलाया। पहला दिन तो उनका जो आए थे इंडिया में इस तरह से स्टार्ट हुआ। उसके बाद उनका 2 डेज़ का विजिट था जहाँ पर वो काफ़ी जगह घूमने गए, यानी कि वो ताजमहल घूमने गए, उन्होंने आगरा फोर्ट देखा और अपने इस विजिट के दौरान उन्होंने 2-3 ये मेमोरेंडम साइन किए। टेबल है ना जो नीचे, ये देखो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मेंटल हेल्थ, यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ सही रहे, ना तो तुम हम पे हमला करो ना हम तुम पे हमला करें, तो मेंटल हेल्थ सही रहे। दूसरा मेमोरेंडम साइन किया उन्होंने सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि एक दूसरे से मेडिकल प्रोडक्ट्स की फैसिलिटी हम ले सकते हैं। तीसरा उन्होंने किया लेटर ऑफ कोऑपरेशन, आप भी हमें सहयोग करें, हम भी आपको सहयोग करेंगे। तो इस तरह से उन लोगों ने 3 अपने प्रोग्राम्स बनाए। और जो पर्टिकुलर हमारी साइड से कौन डिपार्टमेंट था, उनकी साइड से कौन डिपार्टमेंट था, वो है इंडिया की साइड से जो डिपार्टमेंट था दैट वाज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो यूएस की साइड से था वो कौन था, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेडिकल सेफ्टी के लिए जो था यहाँ पर इंडिया का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उधर से था फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ह्यूमन सर्विसेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूजुअली जो आपसे पूछा जाएगा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सी ट्रीटीज उन्होंने साइन की थी, म्यूनिसिपल हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटी और लेटर ऑफ कोऑपरेशन। चलो जी, उसके बाद क्या बोलता है, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ये फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट पढ़ लिया था। लेटर ऑफ कॉपरेशन में आओ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड एक्सॉन मोबिल इंडिया एलएनजी लिमिटेड, और उधर से आई थी चार्ज इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेशन। ये 2 कंपनीज ने मिलकर लेटर ऑफ कॉरपोरेशन चलाया था। ठीक है, इसमें से लर्न आपको क्या करना है, एक तो ये 3 टाइटल्स जो किए थे हम लोगों ने, और कंपनी यूनिट्स के नाम यानी कि नोडल एंटिटी हैं जो वो पढ़ लेना, हेड एंटिटी कौन है, जो वो आए थे, कौन कौन लोग आए थे, ट्रम्प आए थे, ट्रम्प की वाइफ आई थी, उनका नाम, उनके बेटे आए थे और जमाई आए थे। ठीक है, जमाई भी आए थे, जरेद कुशनेर। और उसके बाद कहाँ पर आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ गए थे, सबसे पहले मोटेरा स्टेडियम, जहाँ पर वो मिले थे किससे, गुजरात वासियों से। उसके बाद वो गए ताजमहल, ताजमहल के बाद गए आगरा, और तारीख याद करो तो कर लेना, 25 तारीख को फिर वो गए न्यू दिल्ली, जहाँ पर उन्होंने 3 ट्रीटीज साइन करी जो कैसी हैं नीचे लिखी हुई है टेबल वाली। अच्छा, 1 महीने बाद कोविड आ गया था। चलो जी, हाउडी मोदी इवेंट सितंबर 2019। अब ये पे है हाउ पीएम मोदी आउटरीच विद हाउडी मोदी विल हेल्प सीमेंट इंडियाज इमेज अब्रोड। सीमेंट इंडियाज इमेज अब्रोड मतलब अब्रोड के अंदर, फॉरेन के अंदर इंडिया की इमेज को कैसे स्ट्रेंथन उन्होंने किया। सो पीएम मोदी नरेंद्र मोदी प्लेड होस्ट टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एट हाउस्टोन एनआरजी स्टेडियम फॉर एन इवेंट ड्यूरिंग September 22, 2019 दैट सो अराउंड 50,000 इंडियन अमेरिकन इन अटेंडेंस। वहाँ पे लगभग 50,000 इंडियन अमेरिकन थे जो अटेंडेंस में थे। कहाँ पर, हाउस्टन स्टेडियम में। No US president has ever addressed a community event along with Indian Prime Minister before this. इससे पहले कभी कोई US प्रेसिडेंट आया नहीं था जहाँ पर इंडियन का प्राइम मिनिस्टर आता था या इंडिया के मिनिस्टर्स आते थे, बट उस टाइम पर आए थे ये 2019 में जो हुआ था। So the event highlighted the sharp shift in an Indian diplomacy and the new level of India-US bilateral treaties या relationship.
ठीक है, तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो ट्रम्प था वो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो मोदी जी हैं वो हमारे इंडिया को। दोनों ही पावरफुल कंट्रीज़ हैं, एक न्यूक्लियर एनर्जी में पावरफुल है और दूसरा डेमोक्रेटिक, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से फेमस है। तो उन दोनों के बीच में जो ये रिलेशनशिप था या जो ये फ्रेंडशिप थी, ये काफ़ी अच्छी थी अक्रॉस द कंट्रीज़। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है आपके पास? विजिट टू फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया, यानी कि रशिया में वो गए। अब रशिया में क्या किया उन्होंने, देखते हैं। PM Modi's visit to the Far East region of Russia aims to diversify and further strengthen the bonds of two nations' robust bilateral relationship. PM Modi is first prime minister to ever visit this region. पहले तो वो पहले ही थे जो इस रीजन में गए, अब दो हो गए पहले, एक तो बहरीन गए थे और एक रशिया में गए थे। So the key objective behind this visit is to participate in the 5th Eastern Economic Forum as the chief guest at the invitation of Russian President and to conduct 20th Indian-Russian Annual Summit. Summit क्या होता है? मीटिंग। कैसी मीटिंग? इंटरनेशनल मीटिंग या फिर हाईएस्ट मीटिंग। ठीक है जी, चलें आगे। So India and the Russia enjoy close bilateral relationship based on the strong foundation of their special privileged strategic partnership. India and the Russia shared strong military, trade and investment relationship. क्या क्या शेयर करते हैं, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मिलिट्री। बिल्कुल। So both the nations cooperated in the strategic fields of defense, civil nuclear energy, peaceful uses of space. The relations are complemented by desire to promote multipolar world. India and Russia are also a part of BRICS group, major emerging economics along with Brazil, China, South Africa. India and Russia are also part of Shanghai Cooperation, which is an East Asian political, economic and security alliance. दो मेंबर के इकट्ठे दो यूनिट्स है जिसके इकट्ठे मेंबर है, एक तो ब्रिक्स का और एक संघाई कॉर्पोरेशन SCO। ठीक है जी, चलो जी चलें आगे। आगे है हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग। डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में क्या हुआ? इंडिया एंड जापान ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग को चेयर्ड बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिसको चेयरपर्सन कौन थे? हमारे राजनाथ सिंह, एंड द जापानीज डिफेंस मिनिस्टर Takeshi Iwaya in Tokyo on September 2, 2019. The meeting involved discussion on various issues of mutual concern such as ways to strengthen the existing bilateral cooperative arrangements and adopt new initiatives towards achieving peace and security in the region. Overall, India and Japan realized the need to strengthen the defense equipment and technology cooperation. तो डिफेंस के अंदर भी काफ़ी सारे हो ही रहे हैं अपग्रेडेशन। आगे है इंडिया साइन 3 MOUs विद बहरीन। उसने 3 MOU साइन किए। MOU बोले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, अपने रिलेशंस लिखते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को काम करना है। सो ड्यूरिंग द ऑफिशियल टॉक्स बिटवीन दी टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में कौन कौन सी? इंडिया और बहरीन, एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विद द करंट स्टेट ऑफ बायलैटरल रीजन एंड एग्रीड टू फर्दर ब्रॉडन एंड डीपन द एंगेजमेंट इन डाइवर्स फील्ड ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट and underlined the importance of enhancing high-level and political exchanges, defense and higher education cooperation, trade, economic relationship, people-to-people linkage। तो बेसिकली क्या चाहते थे कि हम भाइयों की तरह रहें, हमारा ट्रेड भी हो आपस में, डिफेंस सिस्टम भी मेंटेन रहे, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा रहे, तो हर चीज़ में वो अच्छे से रिलेशन चाहते थे। सो द टू साइड्स आर ऑल्सो नोटेड द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ बायलैटरल ट्रेड एंड एग्जिस्टिंग पोटेंशियल फॉर टू-वे इन्वेस्टमेंट रीअफर्म देयर डिजायर टू प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। टू-वे इन्वेस्टमेंट यानी कि दोनों एक दूसरे के एरिया में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, तो इससे क्या हुआ? हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एरिया को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। वो लोग भी यहाँ पे आके ट्रेड करेंगे, हम भी वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो इन्होंने MOU साइन कहाँ किए थे? एक तो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम वर साइन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इन 3 के नाम लर्न कर लेना, बाकी जो पूरा पैराग्राफ छोड़ देना लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। India and Bahrain, both sides reaffirmed their commitment towards reform multilateralism and underlined the need to strengthen and reform multilateral system and institution to address the। छोड़ दो इस चीज़ को, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास साइनिंग ऑफ MOUs विद भूटान। सो प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं, 10 मिनट बाद
Prime Minister Narendra Modi, during his visit to Bhutan in August 2019, discussed wide-ranging steps to strengthen the relation between Bhutan and signed 10 MOUs in power, IT, education, space and research aviation. तो हम लोगों ने भूटान के साथ भी साइन किया और 10 MOU साइन किए हैं। कौन कौन से फील्ड में? पावर, IT, एजुकेशन, स्पेस रिसर्च एंड एविएशन सेक्टर, इससे रिलेटेड। तो बस आप एक तो ये याद कर लेना कि कौन कौन से MOUs हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो जाए। बेसिकली इतना डिटेल में करंट अफेयर्स पूछेगा नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए। थोड़ा सा आपका फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर थोड़ा अटपटा है, बाकी तो बढ़िया है सारे चैप्टर। चलो जी। Apart from these, PM Modi announced an additional $10 million to Bhutan under the SARC currency swap framework to meet foreign exchange requirement. He, along with Bhutanese Prime Minister Lotay Tshering, jointly inaugurated the SATCOM network and ground force station developed with the assistance from ISRO for utilization of South Asia satellite in Bhutan. तो इसने क्या बोला कि जो हमारे PM मोदी हैं उन्होंने 100 मिलियन डॉलर भूटान को देने का वादा किया है। कौन से? उसके अंदर सार्क के अंदर। सार्क हम पहले पढ़ चुके हैं उस एक्सचेंज रिक्वायरमेंट के अंदर। साथ में उन लोगों ने एक नेटवर्क बनाया है सेटकॉम नेटवर्क, जिससे वो क्या करेंगे, जो हमारी सैटेलाइट सिस्टम है भूटान के, उसको यूज़ कर सकते हैं साथ में। उसके बाद है हमारे पास ऑन द G20 समिट प्राइम मिनिस्टर मेट सऊदी क्राउन प्राइज। हो चुका है, ठीक है। चलो जी। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, लास्ट टॉपिक है हमारा। आर्ट एंड कल्चर में क्या डिसाइड किया था हम, ये बोलते कि 5 साइट्स हम ऐसी बनाएंगे जो हमारी आइकॉनिक साइट्स होंगी, मतलब यादगार देखने लायक हिस्टोरिकल साइट्स होंगी हमारे पास। और वो 5 ये अभी यूनियन बजट जो आया था 2020 में, उसमें डिक्लेयर किया गया। और वो 5 साइट कौन सी होंगी? जो लास्ट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लो। सिवासागर असम, राखीगिरी हरियाणा, ढोलावीरा गुजरात, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश एंड अदिचनलर तमिलनाडु। ये एरियाज़ है 5 जिनको हम साइट्स बनाना चाहते हैं। ये 5 एरियाज़ हैं जिनको हम साइट्स बनाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर हिस्टोरिकल चीज़ें हुई हैं हमारी। जैसे हस्तिनापुर में तो पूरा युद्ध ही हुआ है हमारे, वो महाभारत वाले। और म्यूज़ियम टाइप थोड़ी सी यादगार चीज़ें या पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें भी रख सकते हैं वहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा, जैसे नहीं होता मंदिर होता है, ऐसे भवन बना दिया पूरा। जैसे दिल्ली में है एक एरिया, म्यूज़ियम भी है, एक और है वहाँ पे पूरी हिस्टोरिकल मूवीज़ चलती हैं 2 घंटे की, नाम नहीं याद आ रहा। वाटरफॉल होता है, बोटिंग्स होती है, अक्षरधाम हिस्टोरिकल मूवीज़ चलती है वहाँ पर काफ़ी। तो काफ़ी अच्छा है। तो उस तरह से कुछ प्लेसेस ताकि लोग आएँ और देखें। अब अक्षरधाम में तुम्हें टूरिस्ट काफ़ी मिल जाएंगे देखने के लिए। वहाँ जाते हो तो इंडियन से ज़्यादा वहाँ टूरिस्ट भरे पड़े होते हैं, तो बड़ा इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। और सबसे ज़्यादा पैसा तो टूरिज़्म से ही आएगा फिर आइकॉनिक साइट्स बनाने के बाद। आगे है हमारे पास 550th एनिवर्सरी ऑफ द गुरु नानक। अगर लास्ट 2 ईयर्स में आपने चेक किया हो तो एक इनकी रैली चली थी, या फिर आप ये बुला लो, इन्होंने एक यात्रा निकाली थी जो करतारपुर से स्टार्ट की थी इन लोगों ने। ऑन दिस ओकेजन द करतारपुर कॉरिडोर वाज इनॉग्रेटेड। तो यहाँ पर कॉरिडोर कनेक्ट्स देरा बाना नानक इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एंड द गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर इन द पाकिस्तान। ये पूरे एरिया यहाँ से लेकर करतारपुर तक गए थे ये, ताकि हम लोग जो पूरी हिस्ट्री है इनकी वो कर सकें। हुआ था ये एक्चुअल में, तो वहाँ पर उन्होंने एरिया बनाया था सर। सो बस 5 मिनट्स ठीक है। चलो जी। उसके बाद है हमारे पास ये जो करतारपुर में इन्होंने ये करतार बनाई थी, यानी कि जो सिख लोग गए थे अपने गुरुपुरब को मनाने के लिए, उसके अंदर कौन कौन थे? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मेंबर्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थे, प्लस पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव थे, पंजाब के पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग इसके अंदर शामिल थे। ठीक है जी। चलो बस ये चैप्टर अब तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने 5 मिनट और बोरो किए हैं तुम्हारे। उसके बाद है, अच्छा पहले ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसका मुझे टेस्ट तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में चाहिए, दे दोगे? ट्यूसडे कंपनी लॉ का है। चलो ट्यूसडे से नेक्स्ट जो तुम्हारी क्लास है थर्सडे, अब तो फिर काफ़ी टाइम मिल जाएगा थर्सडे में, तो एक ही चैप्टर का लूँगी, सिंगल चैप्टर। ठीक है, चलो
क्या बोलता है भारती हुड्डा साइट, एज पर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अ रूरल सेटलमेंट हैड थ्राइव्ड एट भारती हुड्डा इन जलालपुर विलेज इन उड़ीसा's कटक डिस्ट्रिक्ट अबाउट 3600 ईयर्स अगो। तो यहाँ पर हुआ क्या, दिस इज बेस्ड ऑन द एंशियंट आर्टिफैक्ट्स एंड ग्रेन डिस्कवर्ड बाय ASI फ्रॉम द मेंशन्ड साइट इन ईयर 2018, यानी कि एक साइट इन्होंने निकाली है आर्कियोलॉजिस्ट ने, यानी कि जो हिस्टोरिकल साइट्स निकालते हैं। तो ये बताता है कि 3600 साल पहले यहाँ पर लोग रहते थे, विलेज था, सेटल्ड था, यहाँ पर धान की खेती होती थी, ये सब काम होते थे यहाँ पर। सो द एज ऑफ द सेटलमेंट वॉज अराइव्ड एट आफ्टर रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ द चारकोल सैंपल्स फाउंड एट द साइट एट द इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। सबसे पहले तो ये IUAC का नाम अंडरलाइन कर लो, कुछ और पूछे ना पूछे फुल फॉर्म पूछ सकता है। इन दिल्ली यूजिंग एक्सेलेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये होता है ना कि जो निकलते हैं हमारे पास आर्टिस्टिक चीज़ें निकलती है, हिस्टोरिकल चीज़ें निकलती है, उसकी एज पता कर लेते हैं कि कितने साल पुराना होगा। तो वहाँ से इन्होंने इस रेडिएटर से पता कि कितने साल पुराना होगा, तो ऑन एन एवरेज इन्हें पता चला कि 3600 साल पुराना है ये एरिया। सो अदर फाइंड इट the excavated sites indicates the existence of Chalcolithic culture in the valley as attested by the presence of mud structure remains, large quantity of potsherds, ground and polished stone tools, bone tools, bits of semi-precious stones, terracotta objects, huge quantity of faunal remains and carbonized grains। तो ये बोलते हैं कि वहाँ पर भी एक अच्छी सोसाइटी रहती थी। कैसे पता चलता है, वहाँ पर कुछ मटके निकले थे, पॉलिश स्टोन निकले थे, टूल्स वगैरह निकले थे जहाँ पर वो लोग यूज़ करते थे। तो इन चीज़ों से हमें पता चला कि वहाँ पर भी लोग रहते थे, अच्छे खासे लोग रहते थे। द साइट हैज़ कल्चरल सिमिलैरिटी विद गोलाबाई सासन, सुआबरेई एंड द अदर excavated and explored sites in Mahanadi Delta and partial similarity with the Chalcolithic sites of the middle Mahanadi Valley and the sites of central and the eastern area। ये सिमिलर है, जो पहले हम लोग और एक्सप्लोर कर चुके हैं गोलाबाई सासन सुआबाई, उनसे थोड़ा सिमिलर करता है जो अभी हमें मिली हैं। कौन सी साइट्स अभी, भारती हुड्डा साइट। So the inhabitants practiced agriculture and animal husbandry as attested by the finding of domesticated variety of rice and jute and the evidence of domesticated cattle among the faunal remains as well as terracotta bull figurine। तो ये क्या बोलते हैं कि वहाँ पर वो लोग एग्रीकल्चर भी करते थे, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन भी करते थे। हमें पता चला कि वहाँ पे वैरायटी की चीज़ें मिली, हमें राइस मिला है, जूट मिला है, एनिमल के बोन्स मिले होंगे, तो उस चीज़ से पता चला कि वो ये काम करते थे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास विरासत ए खालसा म्यूज़ियम। ये एक म्यूज़ियम है जो इन्होंने पंजाब में बनाया है। रिसेंटली द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हैज़ लिस्टेड द विरासत ए खालसा म्यूज़ियम इन पंजाब्स आनंदपुर साहिब टाउन एज द मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम ऑन सिंगल डे इन द एशियन सब कॉन्टिनेंट। ये मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम है आपका विरासत ए खालसा। ऊपर वाले पैराग्राफ को एक बार रीडिंग ले लेना, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मत करना उसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये विरासत ए खालसे का कर लेना। The museum had witnessed a record of footfall of 20,569 visitor on a single day on March 20। मार्च 20 के अंदर लगभग इसके पास 20,569 विजिटर्स आए थे, becoming the most visited museum in the Indian subcontinent on a single day। उसके बाद कुछ आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स इनिशिएटिव हैं, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए इन साइट्स को और सुंदर बनाने का, अच्छा बनाने का। साइट्स कौन कौन सी है ये, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, अजंता एंड इलोरा की गुफाएं, हुमायूं टॉप, कोलोवा बीच, अमेरी फोर्ट, सोमनाथ, धोलावीरा, खुजराहो और हम्पी, महाबलीपुरम, कजीरंगा, कुमारोकम एंड द महाबुद्धि टेम्पल। तो इनके लिए इनिशिएटिव लिया गया फॉर एंडेवर फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड अराउंड द साइट्स विच इंक्लूड्स रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल, लॉज, कनेक्टिविटी, एक्सेस, सब कुछ यहाँ पर मतलब अवेलेबल होगा तो लोग ज़्यादा आएंगे, कुछ अवेलेबल नहीं होगा तो लोग कम आएंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज़ द नोडल एजेंसी। मेन एजेंसी कौन है इसके लिए जो काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, मुबारक हो। इस चैप्टर का बस टेस्ट दे देना, और जो एक पैराग्राफ मैंने तुम्हें मतलब एक पॉइंट मैंने तुम्हें खुद से पढ़ने के लिए दिया है वो है आपके ओलंपिक गेम्स। तो खुद से पढ़ने के लिए इसलिए दिया है कि उसमें भी सब यही चीज़ें हैं हिस्टोरिकल, और उसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा वर्ड आपको नहीं मिलेगा जो लर्न करने वाला नहीं है, कुछ डेट्स हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।